में 14 गुना ज्यादा दिल्ली में मिसिंग Now question number 61, Shriman Rajiv Shukla ji. Honorable Minister. Sir. Honorable Minister, please give mic. हाँ हो गया। ऑनरेबल चेयरमैन सर, उत्तर सभा पटल पे रखा। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमान राजीव शुक्ला जी। सर, जो जवाब आया है सरकार का, मैंने देखा 5.5 करोड़ जो है अब तक केस पेंडिंग है पूरे देश में, और ज़्यादातर लोअर जुडिशरी में, इसमें से 70% 80% केसेस लोअर जुडिशरी में, और वहाँ भी वैकेंसीज बहुत हैं। हाई कोर्ट, हर हाई कोर्ट में वैकेंसीज हैं। तो इससे क्या है ना कि बहुत बड़ी समस्या हो रही है डिस्पोजल की, और लोअर जुडिशरी में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है, बहुत परेशानियां। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए कुछ कर रहे हैं क्या इस तरह का प्लान है कि जो एक बार एनजेएसी आया था पहले, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, वो क्या फिर से उसको लाने की कोई बात सरकार सोच रही? क्योंकि अगर आप जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ आप कोलेजियम सिस्टम पे छोड़ देंगे। हर हाई कोर्ट में आधी स्ट्रेंथ पे काम हो रहा, और लोअर कोर्ट में तो बहुत बुरा हाल जो हाई कोर्ट और राज्य सरकारों के माध्यम से होता है। तो इसमें आप ये बताइए कि जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए, जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के लिए, इस पे आपका कुछ जो है योजना है कुछ करने की या नहीं है? ऑनरेबल मिनिस्टर। धन्यवाद चेयरमैन सर। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में जुडिशरी गवर्नेंस सिस्टम का एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है तथा सभी मामलों को संभालने में जुडिशरी सक्षम भी है। इसी संवैधानिक व्यवस्था में हमारी सरकार जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को लेकर पूर्णतया प्रतिबद्ध भी है। न्यायपालिका के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि जजों को अपने जुडिशियल फंक्शन करने के लिए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट मिले, ताकि देश के नागरिकों तक न्याय की सर्वसुगम व सर्वसुलभ सुनिश्चित हो सके। ये एक व्यवस्था है जो संविधान ने हमें दी है। आपने जो प्रश्न किया है सर, वो प्रश्न किया है जुडिशरी का, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का, लेकिन इसमें इन्होंने हाई कोर्ट की बात भी कर दी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात भी कर दी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की भी बात कर दी, जो सारे इससे संबंधित नहीं है। लेकिन मैं फिर भी बताना चाहता हूं कि पेंडिंग केसेस को क्लियर करना पूर्णतः न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में है। पेंडिंग केस आपने प्रश्न किया है सदस्य जी। No, this is not correct. When you have raised the question, you should be there to hear the question. आपने प्रश्न किया है और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से संबंधित ही किया है। आपके सभी प्रश्नों का जवाब मैं देने के लिए तैयार हूं। देखिए, 2014 में चेयरमैन सर, जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों में जहां कुल सैंक्शन स्ट्रेंथ 19,518 थी, वो हमने इस 2014 के बाद उसमें 6,376 पोस्ट बढ़ा करके कुल हमारी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 25,894 कर दी है। इसका मतलब सैंक्शन स्ट्रेंथ भी बढ़ी है। जजों के अपॉइंटमेंट वाले मामले में भी हम हाई कोर्ट को और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में जो अपॉइंटमेंट होते हैं नीचे लेवल पे एक एग्जाम होता है, उस एग्जाम के माध्यम से या तो हाई कोर्ट एग्जाम कंडक्ट करता है या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम कंडक्ट करते हैं, और कुछ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वकीलों के माध्यम से भी होते हैं। जैसे 7 ईयर का कोई एक्सपीरियंस वकील है तो वो सीधा भी एडीजे बन सकता है। ये एक डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में अपॉइंटमेंट की प्रक्रिया है। इनका जो सप्लीमेंट्री था वो था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का विषय। वो लोकसभा ने भी पास किया, राज्यसभा ने भी पास किया, इनको भी पता है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ, स्ट्रक डाउन हुआ। उसके बाद एक एमओपी की प्रक्रिया विचाराधीन है। वो एमओपी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगला कदम उठाया जाएगा। धन्यवाद। Second supplementary, Shriman Rajiv Shukla ji, you should be here till your question is over. क्या इंडियन जुडिशियल सर्विस जैसा शुरू करने का प्लान है? कई बार ये सुझाव आ चुका है, जिसमें जैसे आईएएस आईपीएस है उसी तरह इंडियन जुडिशियल सर्विस, उससे पहले वो लोअर कोर्ट में रहेगा, फिर हाई कोर्ट आएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। इस तरह के माध्यम से कई बार इस तरह के सुझाव आ चुका। क्या इस तरह का कोई प्लान है आपका
क्या सोच रहे हैं इस लाइन पे, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। और दूसरा, लोअर जुडिशरी में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आप क्या कर रहे हैं? चेयरमैन सर, इन्होंने इंडियन जुडिशियल सर्विस के गठन का विषय उठाया। हमारे संविधान के आर्टिकल 312 में इसकी व्यवस्था की गई है। कई विषय ये कई बार चर्चा में आया, जो जजेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी आया। ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के यहाँ लंबित है। किस रूप में इसको लिया जाए, सबसे पहले इसको डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में लागू करें, कैसे करें, राज्यों के हाई कोर्ट से भी इसमें कंसल्टेशन प्रोसेस किया जा रहा है। ये विषय अभी पेंडिंग है। थर्ड सप्लीमेंट्री डॉक्टर कल्पना सैनी जी। माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि क्या सरकार फास्ट ट्रैक कोर्ट, विशेष अदालतें और ई कोर्ट डिजिटल सुनवाई के माध्यम से निचली अदालतों की डिपेंडेंसी कम करने हेतु कोई विशेष मिशन मोड योजना चला रही है? ऑनरेबल मिनिस्टर। धन्यवाद चेयरपर्सन सर। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट वाला विषय भी है, जो मामले पेंडिंग है। उसके लिए हम सबसे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी सुनवाई शुरू की है और एजिंग एनालिसिस भी करना शुरू किया है कि कितने पुराने मामले पेंडिंग है कोर्ट्स में। और जो हमारा ई कोर्ट प्रोजेक्ट थर्ड है, जिसमें 210 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने जुडिशरी को उपलब्ध कराए हैं, उसके माध्यम से जो टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करके और हम जो पेंडिंग केसेज हैं उनको कम करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। फोर्थ सप्लीमेंट्री डॉक्टर एम तंबीदुरई जी। Thank you. The minister has replied the pendency of cases in the most of the courts, and also the government has taken efforts through fill up all the vacancies in the consultation Supreme Court. Sir, I want to, in spite of that, judges appointing more appointments and everything going on, there is a lot of demand from the south to have Supreme Court bench in Chennai. That is the demand of the Tamil Nadu people, and our party, IDMK party, is demanding that. Whether minister will consider to have that kind of bench in Supreme Court in Chennai. And also, sir, I want to remind and once again to requesting the minister to consider, when our chief minister, former chief minister Amma Jayalalitha was there, she passed a resolution in assembly to rename the Madras High Court as Tamil Nadu High Court. Tamil Nadu, that is a request made. Whether you consider these two factors which I am requesting, sir. Honorable Minister. थैंक यू चेयरमैन सर। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है बहुत वैसे भी वरिष्ठ हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच साउथ में होनी चाहिए या और कहीं होनी चाहिए, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचारार्थ आया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और सुनवाई करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। द मैटर इज सेटल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ओनली। दूसरा जो विषय आपने रखा कि कुछ ऐसे हाई कोर्ट हैं जिनके नाम अभी भी पुराने नाम से चल रहे हैं, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट भी है, ऐसे मद्रास हाई कोर्ट भी है। देश में ऐसे कई हाई कोर्ट हैं जिनके नाम अभी तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट एक ही है और उसमें पंजाब में अलग होना चाहिए, हरियाणा अलग होना चाहिए। इस सारे मामले अभी हमारे कंसिडरेशन प्रोसेस पे ही है। इनके पत्र आया हुआ है और वो कंसिडरेशन प्रोसेस में। फिफ्थ सप्लीमेंट्री प्रोफेसर मनोज कुमार झा जी। शुक्रिया माननीय सभापति महोदय। माननीय मंत्री जी ने इसी महीने बीते महीने जनवरी में मेरे एक प्रश्न के जवाब में मुझे मिला था कि पूरे देश में लोअर जुडिशियरी में वैकेंसीज की क्या हालत है, इंक्लूडिंग SC, ST एंड OBC रिजर्वेशन। तो प्रथम सवाल तो ये है, एक सवाल के दो पहलू हैं। पहला पहलू ये है कि क्या इसके मद्देनजर कोई स्पेशल ड्राइव लाने की कोशिश हो रही है?
दूसरा जो मेरे लिए चिंता का भी विषय हुआ था माननीय सभापति जी, जब दिल्ली के आंकड़े मैंने देखे तो उसमें ओबीसी 0 था। ये मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी, क्या इस दिशा में कोई पहलकदमी हो रही है क्या? Honorable Minister. ऑनरेबल चेयरमैन सर, ये जो प्रश्न है ये डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से संबंधित है। पहले जो माननीय सदस्य ने प्रश्न किया था उसका जवाब भी हमने इनको लिखित में दिया था, और किस तरह से अलग अलग राज्यों में एग्जाम लिए जाते हैं और कैसे रिजर्वेशन जो लोअर जुडिशरी में है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में, वो मेंटेन किया जाता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 16 राज्यों में तो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम लेती है और 13 राज्यों में हाई कोर्ट्स एग्जाम लेते हैं। तो उसमें जो रिजर्वेशन है SC ST का, वो उसमें मेंटेन किया जाता है। इस बार तो महिलाओं की संख्या बहुत आ रही है। आप जो जुडिशियल एकेडमी में कभी जाने का अवसर मिलता है तो कभी कभी तो 40% महिलाएं आ रही है, एक जगह तो 52% महिलाएं आई। ओबीसी के भी बड़ी संख्या में जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसमें जज अपॉइंट हो रहे हैं। Now question number 62, Shriman Harshvardhan Shringla ji. Honorable Minister. First supplementary, Shriman Harshvardhan Shringla ji. Sir, the Northeast region has emerged as New India's greatest success story. It has shown the world जब नियत सही होती है तो नतीजे भी सही होते हैं. I would like to congratulate the Honorable Minister for the transformative development initiatives undertaken in the Northeast region under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, particularly in the areas of connectivity, infrastructure and livelihoods. Prime Minister Modi has displayed a deep and heartfelt connect to the Northeast and unleashed the full potential of development initiatives there. My question relates to the Rising Northeast Summit organized last year under the leadership of the Prime Minister and steps taken to implement the investments in the Northeast region announced as a result of the summit. Honorable Minister. सभापति महोदय, मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय सदस्य श्री श्रृंगला जी को कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो परिवर्तन नॉर्थ ईस्ट में हुआ है वो उन्होंने ये पवित्र सदन के सामने उन्होंने भी उसको एक्सेप्ट किया। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर हमारी सरकार की उन्होंने द्वारा जो राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट वो 2025 में 23rd और 24th में दिल्ली में आयोजित हुआ और वहाँ पे जो ट्रेड पोटेंशियल है और इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो अभी तक अछूता रहा तो उसको दर्शाया गया और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत मंडपम में इसका उद्घाटन हुआ और इसमें बहुत सारे जो नॉर्थ ईस्ट के कैपेसिटीज़ है, जो नॉर्थ ईस्ट में जो क्षमता है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हेल्थ केयर से लेकर हैंडलूम से लेकर टेक्सटाइल से लेकर हैंडीक्राफ्ट से लेकर सारी चीज़ें वहाँ पे प्रदर्शित हुई और वहाँ पे मिनिस्ट्रियल सेशंस हुए डिपेंडिंग अपॉन द फोकस सेक्टर, B2G, B2B मीटिंग हुए और इसको सक्सेस करने के लिए इससे पहले मंत्रालय ने 9 जो हमने अलग अलग जगह पे उसके ऊपर हमने रोड शोज किए, 2 एम्बेसडर मीट हुआ जिसके द्वारा बहुत सारे इस राइजिंग नॉर्थ ईस्ट को लेकर जिसके लोगों में उत्साह प्राप्त हुआ। अगर इसमें देखा जाए तो जो टॉप 3 राज्य है जिनको सबसे ज़्यादा प्रपोजल आया उसमें आसाम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय 3 राज्यों में सबसे ज़्यादा आया और जो मूल सवाल उनका है कि उसके साथ साथ कि उनका क्या स्टेप्स लिए गए हैं तो मैं उनके सामने रखना चाहता हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ डोनर इज एक्सटेंडिंग सपोर्ट टू द ऑल 8 NER स्टेट टू इंश्योर द फास्टर ग्राउंडिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल received during the Rising Northeast Investor Summit. For effective monitoring, a nodal officer has been appointed from each of the 8 NER states who is responsible for holding a regular meeting with the investors and assist them
to resolve any issues that may be facing in their investment journey. A comprehensive progress review calendar has been created with weekly, fortnightly, and quarterly progress review meeting at various levels of M donor. Steps are also being taken by the state governments to strengthen the state IPAs, that is the investment promotion agencies, establishment of land banks, single window clearance, etc. So, I would like to say that under the leadership of Manya Pradhan Mantri Shri Narendra Modi ji, the Northeast is going through a kind of transformation, and it will become the driving engine of one of the driving engine of Indian economy. Second supplementary, Shriman Harshvardhan Shringla ji. Sir, India's northeast region is a land of breathtaking landscapes, diverse cultures, and rich tribal heritage. The northeast's pristine landscapes, diverse wildlife, unique cultural heritage, and adventure tourism opportunities present significant untapped potential for the tourism industry. I recall my own visit to the northeast region with a parliamentary delegation recently. We had gone to the lush green environments of Aizawl, the capital of Mizoram, and we were able to see for ourselves the train line, the new train line that connects the furthest corners of our country. And this, I believe, unleashes tremendous potential for tourism to a pristine part of our country that has not yet been opened to the tourism industry because of lack of connectivity and other reasons. My question to the Honorable Minister is, how does the government propose to harness the immense potential of tourism in the region so that our citizens are motivated to travel to the Northeast rather than foreign destinations in Southeast Asia and other parts of the world? Honorable Minister. चेयरमैन सर, मैं माननीय सदस्यों को आपके माध्यम से अवगत करना चाहता हूं कि हमारे सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में वहां पे जो सस्टेनेबल, इंक्लूसिव और हाई वैल्यू टूरिज्म कॉरिडोर 8 स्टेटों के साथ कोऑर्डिनेशन करके इनिशिएटिव लेके वहाँ पे एक मॉडल टूरिस्ट सर्किट बनाने का प्रयत्न चल रहा है, प्रयत्न हम कर रहे हैं. The model tourist circuit have been carefully identified based on their cultural significance, ecological uniqueness, tourism potential, and readiness for integrated infrastructure development. The overarching objective of the initiative is to create the world-class tourism infrastructure and visitor amenities, promote distinctive regional experiences, ensure convergence and national schemes and NEC intervention, foster community-led entrepreneurship and employment, and enhance tourism contribution to inclusive regional development. Sir, we have proposed 8 tourism circuit. I would like to mention all the names. The Arunachal Pradesh, we have Itanagar Zero circuit. In Assam, we have Zorhat, Kaziranga, Tejpur circuit. Manipur, in case of Manipur, we are developing Imphal, Moirang, Imphal circuit. In Meghalaya, Guwahati, Shillong, Sohra, Non-Great circuit. In Mizoram, Lengpui, Aizawl and Thenjoal circuit. In Nagaland, Dimapur, Kohima, Kisama, Zoku circuit. And in Tripura, Agartala, Sipaijala Wildlife Sanctuary, Tripura Sundari Temple, Gunavati Temple, Nir Mahal and Chabimura circuit. Third supplementary, Shriman Ravankra Narsari ji. धन्यवाद सर, आपने सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के लिए मुझे मौका दिया. मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, आपने नॉर्थ ईस्ट में रिप्लाई में जो विस्तार से बताया बहुत अच्छा हुआ. रोड्स, रेलवे कनेक्टिविटी, सिविल एविएशन, टेलीकम्युनिकेशन ऊपर में नॉर्थ ईस्ट के लिए क्या प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या प्रोजेक्ट हुआ है अभी तक, विस्तार से बताया. इसमें से रेलवे सेक्टर में बोडोलैंड में कोकराझार से गेलेपुर तक एक रेल कमीशन करने का बात बताया था पहले. इसके ऊपर अगर बताया तो अच्छा होता. फिर मेरा क्वेश्चन ये है, मैं फोकस डेवलपमेंट
कंपोनेंट के बारे में जानना चाहता हूँ नॉर्थ ईस्ट के NSC के प्रोजेक्ट स्कीम के ऊपर. What criteria is being adopted while distribution of fund under FDC, state-wise under NSC scheme, year-wise fund distribution to each state under FDC during 15 Finance Commission under NSC, and year-wise allocation under 30% FDC during 15 Finance Commission under NSC scheme. मैं इसके ऊपर जानना चाहता हूँ. और एक और जानना चाहता हूँ, 1500 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए एक पैकेज जब बोडोलैंड एकॉर्ड हुआ था 2020 में, वो एक वादा किया था. इसका अभी तक क्या स्टेटस है, इसके ऊपर मैं जानना चाहता हूँ. धन्यवाद सर. Honorable Minister. आदरणीय सदस्यों ने जो सवाल पूछा है, दो इट इज़ नॉट डायरेक्टली लिंक टू द प्रेजेंट क्वेश्चन, फिर भी मैं उन्होंने जो बताया पहले कि रेलवेज के बारे में उन्होंने बताया कि आप जानते हैं कि एज पर द स्टेटमेंट 11 ऑफ द बजट 54 नॉन एग्जेम्प्टेड मिनिस्ट्रीज हैव टू स्पेंड द 10% of their gross budgetary allocation in the northeastern region. And we just review those proposal and MDONA regularly hold the review meeting of these 54 non-exempted ministries and the department. In case of railways also, as given in our answer, that in last few years, under the leadership of Honorable Prime Minister, several large projects have been completed, and among them the most of the states that has been covered under this railway connectivity. So I would like to just mention a few, such as Bhairavi Srirang new line, which is 51 kilometer long, and almost 8,000 crore rupees has been allocated in that, along with some other Agartala Sabroom, Agartala Akhura. So I am not mentioning all of them. So in case of BTC, the allocation, the outlay till 31st March 2026 is 750 crore rupees. This is the allocation for the Bodoland. And so criteria, he has asked for a specific information. So as I mentioned, that 10% GBS is there. So I think if the honorable member need more details answer, so I am ready to provide him in person. Fourth supplementary, Srimati Sudha Murthy ji. Thank you, sir. Route bridges are the asset of Northeast. Nowhere in India you can see other than Northeast. And it's a great tradition, and there is a lot of knowledge involved. It won't be done in one day, 1 year. It takes long time, and this is the traditional knowledge of the Northeast, and it should be documented properly, and it should be in terms of the video or the digital media, also in the writing. And this will be a great asset for the tourism. It will boost the tourism in Northeast. So I would like to know through you, sir, what are the methods Government of India is taking for the Northeast. I really congratulate. There is a special division is there for Northeast, and there is a special minister is there. I am sure this additional knowledge will help boost tourism and lot more employment. Dhanyavad. Honorable Minister. Thank you, Honorable Chairperson, sir. So, Chairman, sir. So, Honorable Member asked for she talked about the route bridge, and really the one word that can be used to describe the beauty of beauty of the Northeast, that is the mesmerizing. I feel that the beauty of the Northeast is really mesmerizing for us. And then she mentioned about the route bridge, and that is maintained, obviously that is maintained by the state government, and we have proposed a circuit, tourist circuit for this area, and as I mentioned previously also. So this in the Meghalaya, we have proposed one circuit, that is Guwahati, Shillong, Sohra and Nongret, and this Nongret is famous for this road bridge. So this circuit which we have proposed, and we are also
have the planning to train our guide, we are also planned to make the logos, and all these kind of new initiatives has been taken by the ministry under the leadership of the Honorable Prime Minister. So it will help to make this route bridge much more popular, and as well as as far the knowledge is concerned, I am sorry, because it is not under the purview of our ministry. So I would like to request, I can write a letter to the Honorable State Government, the Chief Minister of the State Government, to look into this. Fifth supplementary, Srimati S. Pengnan Konyak ji. Thank you, Chairman, sir. Through you, I'd like to ask the Minister, what is the progress of the Memorandum of Understanding signed between the Ministry of Development of Northeastern Region and Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand and Northeastern Handicraft and Handloom Development Corporation and Creative Economy Agency of Government of Kingdom of Thailand on 3rd April 2025 to institutionalize and increase bilateral cooperation in the handloom and handicraft sector? Thank you. Honorable Minister. Honorable Chairman, sir, it is, this kind of bilateral treaties are not under the purview of our ministry. And this question is directly not connected. Even the main question is regarding the infrastructural projects of the Northeast. Now question number 63, Sriman Bhuvaneshwar Kalida ji. Sir. Honorable Minister. Chairman, sir, the answer is laid on the table of the House. The first supplementary, Sriman Bhuvaneshwar Kalida ji. Honorable Chairman, sir, the invention of artificial intelligence has become a global phenomenon covering multiple sectors of human life. Sir, under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the Bharat Gen is the first government-supported national initiative to develop a range of sovereign foundational AI models tailored to Indian languages and social contexts. I want to know from the Honorable Minister that this is one sector, whether the government is planning to expand it to other sectors of human life. Chairman, sir, I must compliment the honourable member for having asked a very significant question, which is very relevant to the contemporary times and has futuristic bearing also. We would recall that the Honourable Prime Minister Modi ji had launched India AI mission in March 2024, and this Bharat Gen, which the Honourable member is referring to, was also an outcome of the mission. And the peculiarity or the special feature of this is that this is a government-owned sovereign AI model of long language. So this is the first of its kind, which is owned by the government, but it is sovereign. And it is tailored to the Indian languages and the Indian societal text. So there are very few models like this across the world. And if you see in Asia also, we only have about 6 countries, China, Japan, Thailand, Singapore, and Malaysia, who have a long language model. But that too is not the same as ours, for the simple reason that they are a much more homogeneous society. The languages spoken across the nation are just 1 or 2. We have 22 languages in the 8th schedule. And as the honourable member is referring to the expansion part of it, we have already completed 15 languages. And I think we will be completing the rest of the remaining, and we'll be complete with 22 in this month itself. And out of those 22, because this has 3 modules, the text, the speech, and vision. And then, of course, the dedicated domains like Ayurvedic, Agri, and legal system. So all the 22 will have text completed by this month, and 15 will have also the speech and the vision model. And therefore, this is going to be a huge game changer for all the stakeholders. Second supplementary, Sriman Bhuvaneshwar Kalida ji. Thank you, Honorable Chairman, sir, for giving me the second supplementary. Honorable Minister has said in his reply that 2 technology innovation hubs, namely
one in Mumbai, IIT Mumbai, and one in IIT Madras, has been set up. And also, some institutions has been taken as part of the BharatGen consortium. Altogether, about 7 institutions has been taken, but Honorable Minister has been a Minister for the Honor also. I would like to know from the Honorable Minister that whether IIT Guwahati will be taken as one institution for this purpose in Northeastern region. Honorable Minister. Member rightly mentioned, we are following a very integrated approach, whole of science, whole of government, whole of nation. So as he rightly mentioned, the BharatGen initiative has been undertaken or spearheaded by IIT Bombay, but we have 7 other institutions as a part of the consortium, which include IIT Hyderabad, IIT Madras, IIT Kanpur, IIT Mandi, IIT Indore, and so on. But that does not mean that we have left out other regions. In fact, we have come up with 25 technology innovation hubs, out of which 4 have already been upgraded to the level of the technology transfer research parks, where you have the industry coexisting along with the research departments, and therefore the transfer becomes much, much easier, convenient, and facilitated. And these 4 upgraded are IIT Indore, IIT Kanpur, IIT Dhanbad, and Indian Institute of Sciences in Bengaluru. The rest are also living up to the same mandate of robotics, AI, ML, cyber security, and gradually we are expanding out. But when we come to the languages part of the BharatGen model or module as such, the languages of the Northeast, which are a part of the 22 languages included in the 8th schedule, will also be included. Rather, I would add that since this is a dynamic process, sometimes we may require more than 22 also. So that's precisely what I was suggesting with the team and discussing. After we have completed the 22, we may go further also. Like, for example, in Uttar Pradesh, you have 3-4 dialects, even for Hindi. So to begin with, we take Hindi, because when the AI model speaks, it speaks in a different dialect, and the translation or the conversion of it to another language or another vision or another text sometimes becomes more appropriate. So we are in a dynamic expansionist mode, and we might go even beyond 22 languages and beyond these regions. So certainly Northeast would be a very much definite part, because Northeast already has been a high priority for Prime Minister Modi. Rather, this gives me an opportunity to say that Prime Minister Modi, as Prime Minister, has travelled almost 70 times to Northeast, which is more than the number of times put together by all the preceding Prime Ministers have travelled to Northeast. Can be taken as hub. Is the government planning to do that? We have not ended this process. For the time being, 25 technology innovation hubs have been opened, and we are then in the crossing mode, because this is a part of a larger ecosystem which also includes the Anusandhan National Research Foundation. So they are already into this, to include even those institutions, because one of the motives behind having National Research Foundation was that there was sometimes an input or a grievance for certain quarters that some of the first line institutions got a better treatment because of the better infrastructure. So in order to democratize that, we already have put an infrastructure in place. That also this government did. And certainly IIT Guwahati would also be part of it. Third supplementary, Shriman Raghav Jataji. Thank you, sir. Sir, the biggest constraint today in India's AI ambitions is not funding, is not capital, is not talent. It is computational resources, in particular GPUs. The biggest bottleneck is the rising GPU cost and the global GPU supply chain issues. This potentially could choke India's data center ambitions, as well as our ambition of training advanced AI models. Therefore, through you, I would like to ask the Honorable Minister that currently India's compute pool of GPUs is approximately 34,000.
34,000 GPUs, which is a very small number compared to the global scale required for training advanced AI models. Therefore, I would want the Honorable Minister for Science and Technology to specifically point out the targets, the timelines, and the geopolitical engagements that have been set in motion to secure predictable access of our computational resources, in particular the GPUs. Honorable Minister. Chairman, sir, I think the honourable member has pointed out something which is quite known to all. Of course, the GPU is at the core of the entire exercise that we do. And that is the reason in the India AI mission, we have, broadly speaking, 8 verticals, out of which, 7 verticals, out of which the compute pillar is a dedicated separate pillar or a separate vertical, considering the importance of it, and which provides access to the empaneled services, because we have a panel there, as was being mentioned, about 40% discount cost for the eligible end users. But he is also right that larger models, such as maybe 30 billion or 65 billion parameters, might require thousands of GPUs. And therefore, though through India, the AI mission compute is being granted access to the other sources as well. So we are, as I said, in an evolving mode. The mission has just started, but we are very conscious and aware of all these challenges. And of course, as far as the funding is concerned, I think one good initiative undertaken by this government is that we have opened up to the private sector now. So we are also now encouraging more of investments from the non-government entities, maybe private sector, maybe philanthropies. In fact, only yesterday we have launched the first call of the RDI fund, the Research Development Innovation 1 lakh crore fund, which is also first of its kind initiative, where all those who come forward with about T4 level, that is a transfer level 4, would be given funding in order to catalyze their projects. And that would also include the GPU-related projects. So we are conscious of that, and we are certainly going to meet that also, because we have to live up to the global benchmarks. I think there's no second thought about that. Thank you. Next supplementary, Dr. Sasmit Patra ji. Thank you, Honorable Chairman, sir. Firstly, I'd like to compliment my senior colleague, Mr. Kalita. It's a very nice question, especially because the Global AI Summit is coming up on the 16th to 20th, and the entire world will be in Delhi. As it comes on the background of that, my specific question is to the Honorable Minister. Under Bharat Gen AI, AI models like the LLMs, text-to-speech, automatic speech recognition, are these open source LLMs? Are these open source text-to-speech recognition? If they are, then would that be open to our Indian innovators and our young entrepreneurs, and would that be provided free of cost? And B, for the beneficiaries and the users, is it going to be free to use? Like you have Ayur Param, Agri Param, and Legal Param. So would you deploy that free of cost, or would it be a cost? And is it only a sovereign standalone for the government? Thank you. Honorable Minister. No, I'm glad that the honourable member has asked a question which is very important from the point of view of the stakeholders. We are in the process of formulating. It is sovereign from the point of view that it has its own entity, though being a part of the government setup. So to that extent it is sovereign. But that does not mean that it would not be sharing its data with certain terms and conditions, and there will be a mechanism to determine whom to share with, considering all these safeguards also in place. And the other part of it, as you said, at what price also, we are discussing discounts as well, and that will be worked out, because right now we, as I said, we are almost reaching the completion of this process. Maybe this month itself we'll be completing the 22 languages, and then of course we would also work on that. And as the things move on, because this is very, very dynamic, what we are discussing today, maybe thinking about tomorrow, would be not relevant tomorrow. So we are definitely open to all this.
फिफ्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान महेंद्र भट्ट जी। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि भारत जैन के AI मॉडल में 22 भाषाओं में से 15 भाषाओं को सम्मिलित कर दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जानना चाहूँगा कि शेष 7 भाषाओं को इसमें सम्मिलित न होने के क्या कारण रहे हैं तथा इन भाषाओं को कब तक भारत जैन में AI में मॉडल में सम्मिलित कर दिया जाएगा। ऑनरेबल मिनिस्टर। नहीं, इसमें धन्यवाद अध्यक्ष सभापति जी, जो हमारे माननीय सदस्य ने पूछा है, इसमें कोई सिद्धांतिक कारण या कोई ऐसा कारण नहीं है। क्योंकि ये प्रक्रिया अभी चल रही है, तो उस प्रक्रिया के तहत 22 भाषाओं में प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है लगभग, और इस महीने शायद हो जाए पूरी तरह। और वो भी क्योंकि इसमें कोई बात छिपी हुई नहीं है, और ये तो क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ संबंधित है, तो सबको इसमें कुछ ना कुछ स्टेक है, तो इसमें स्पष्टता से बात होनी भी चाहिए ताकि बाकी सबकी भी इसमें राय और सुझाव मिल सके। उसमें भी मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग ये कहूँगा कि 22 भाषाओं में अभी हम टेक्स्ट मुकम्मल कर पाएंगे शायद इस महीने, लेकिन जो उसके दूसरे 2 कंपोनेंट हैं, एक विजन का कंपोनेंट और एक राइटिंग का, वो अभी तक शायद 15 में हो पाए, लेकिन धीरे धीरे वो भी होगा और उससे हम आगे भी बढ़ेंगे। क्योंकि मैंने निजी तौर पर भी एक मॉडल अपने लिए भी तैयार किया है जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करता है। उसमें हमने कोई ऐसे मॉडल्स भी तैयार किए कि वो अगर मान लीजिए तमिल बोलते हैं तो तमिल उसी एक्सेंट में बोलेगा जिस उस गांव में बोली जाती है। तो लेकिन उसके लिए हमें डाटा और इकट्ठा करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने ये कहा कि हम 22 भाषाओं के बाद उसको आगे भी बढ़ाएंगे, और निश्चय ये प्रक्रिया भी समाप्त नहीं हुई, ये आगे तक चलेगी, और आगे जैसे जैसे इसमें कुछ और आयाम जोड़ेंगे इसको हम आगे भी बढ़ाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 64 श्रीमान ब्रिजलाल जी। सभापति महोदय, क्वेश्चन नंबर 64। ऑनरेबल मिनिस्टर। चेयरमैन सर, उत्तर सभा पटल पर रखा गया। फर्स्ट सप्लीमेंट्री श्रीमान ब्रिजलाल जी। धन्यवाद चेयरमैन सर। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी को, अपने कानून मंत्री जी को साधुवाद देता हूं, जिन्होंने नालसा वीर परिवार योजना 2025 लागू किया। महोदय, ये योजना रक्षा, CAPF, उनके सर्विंग सेवानिवृत्त जवानों और आश्रित परिवारों को कानूनी सहायता देने के लिए बनाई गई है। महोदय, मैं यूनिफॉर्म सेवा में रहा हूं और मैं इन जवानों के दर्द को समझ सकता हूं। महोदय, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और सबसे ज़्यादा आर्मी में, पैरामिलिट्री में उत्तर प्रदेश के जवान हैं। मैं माननीय कानून मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों में श्रेणीवार, जैसे विधवाएं, आश्रित और पूर्व सैनिक के विवरण संकलित किया जा रहा है? यदि हाँ, तो तर्क संबंधी विवरण क्या है? ऑनरेबल मिनिस्टर। थैंक यू चेयरमैन सर। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, ये हमारी एक महत्वपूर्ण योजना है सर, वीर परिवार सहायता योजना। जो हमारे सैनिक सीमा पर लड़ते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं और सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में अगर उनके परिवार में कोई झगड़ा हो गया, कोई जमीन का विवाद हो गया, कोई उत्तराधिकार से संबंधित कोई मामला आ गया, कोई फैमिली डिस्प्यूट आ गया और विरासत या पेंशन संबंधी कोई मामला आ गया, तो वो वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। तो तय किया गया कि हमारी जो नालसा है उसके साथ एक योजना बनाई जाए, और इसका जो शुरुआत की गई है वो श्रीनगर में 2025 में की गई वीर परिवार सहायता योजना नालसा के माध्यम से। वो वहाँ ड्यूटी करें, हमारे सेना के जवान या कोई ऑफिसर भी हो सकता है, पैरामिलिट्री फोर्सेज का भी हो सकता है। कोई लीगल झगड़ा आ गया है तो हम उसको यहाँ सेटल कराने के लिए, लीगल सहायता कराने के लिए जो हमारे जिला सैनिक बोर्ड होते हैं, राज्य सैनिक बोर्ड होते हैं, उनमें हम आर्टिकल 39A के तहत उनको सहायता उपलब्ध कराएंगे। लीगल सर्विस क्लिनिक
कि पैरालीगल वॉलंटियर्स और पैरा पैनल एलिजिबल केसेज की पहचान करके उसके डिस्पोजल हेतु मदद करेंगे। उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं होगी ताकि वो अपनी ड्यूटी आराम से कर सकें। जहाँ तक इन्होंने उत्तर प्रदेश से संबंधित डेटा पूछा है, चूंकि योजना 2025 में ही लागू हुई है, निश्चित रूप से जो इन्होंने जिस कैटेगरी की बात करी है उनके डेटा भी हम तैयार करेंगे। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री श्रीमान ब्रिजलाल जी। धन्यवाद चेयरमैन सर। अभी कानून मंत्री जी ने बड़े विस्तार में बताया है कि ये योजना लागू की गई है कि जो जवान दूर दराज इलाकों में सेवा कर रहे हैं उनको छुट्टियां नहीं मिलती और उनके परिवारजनों को इनमें कानूनी सहायता में कोई दिक्कत ना हो। महोदय, पहले की सरकारों ने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। केवल इतनी एक औपचारिकता की जाती थी कि हम लोग IAS IPS के जो अफसर होते थे उनको 15 दिन का एक आर्मी अटैचमेंट कराया जाता था और उस अटैचमेंट में हमें आर्मी के लोग ये बताते थे कि अगर उनके जवान आप जिलों में रहोगे, कभी उनको कानूनी सहायता की ज़रूरत पड़े तो एक संवेदनशीलता हमको उस समय सेंसिटाइज किया जाता था। लेकिन ये जो योजना लागू की गई ये बहुत ही प्रभावी साबित हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से उत्तर प्रदेश के संबंध में पूछना चाहता हूं कि इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कोई निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र स्थापित किया गया है? यदि हाँ तो संबंधी विवरण प्रदान करने की कृपा। ऑनरेबल मिनिस्टर। धन्यवाद चेयरमैन सर। जैसे माननीय सदस्य ने आज ये प्रश्न रखा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सर, कि पहले की सरकारों ने इस संबंध में ना तो उन्होंने कोई चिंता की, ना उनका ऐसा चिंतन था कि कोई सैनिक लड़ रहा है, देश की सेवा कर रहा है, सीमा की सुरक्षा कर रहा है, वो किसी लीगल मामले में फंस गया तो उसकी कानूनी मदद की जाए। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिन्होंने इस संबंध में चिंतन भी किया और योजना भी वो लेकर के आए। वीर परिवार सहायता योजना के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग हेतु जो माननीय सदस्य ने पूछा है, नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक स्ट्रक्चर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी इसका स्थापित की गई है ताकि रक्षा कर्मियों, शहीदों एवं एक्स सर्विसमैन के परिवारों के लिए वेलफेयर मेजर्स के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग को सुनिश्चित किया जा सके। अभी तक जो हमारी जानकारी है जिसके अनुसार 31/12/25 की स्थिति के अनुसार एक नेशनल लेवल पे 12 राज्यों में और 269 डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी फंक्शनल है। उत्तर प्रदेश में भी कमेटी फंक्शनल। थैंक यू। थर्ड सप्लीमेंट्री श्रीमान अयोध्या रामी रेड्डी अल्लागारू। Sir, I would like to ask Honorable Minister through you, what role do para-legal volunteers play under the scheme and what training is being provided to ensure sensitivity and subject matter expertise in defense-related legal issues? Thank you, sir. Honorable Minister. चेयरमैन सर, जैसे मैंने बताया कि इस योजना की शुरुआत विशेष करके 2025 और उसके बाद ये स्ट्रक्चर मैनर में ये कमेटियां बनेगी, जिला सैनिक बोर्ड, राज्य सैनिक बोर्ड इसमें काम करेंगे। लेकिन जो आपने ट्रेनिंग का पार्ट पूछा है कि कैपेसिटी बिल्डिंग हेतु लीगल एड लॉयर्स तथा पैरा लीगल वॉलंटियर्स के लिए नियमित ट्रेनिंग और सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं ताकि स्टेट में यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन, इफेक्टिव आउटरीच सुनिश्चित किया जा सके। और हमारी जो पोजीशन है 31/12/25 तक जो हमारी क्लिनिक है, लीगल क्लिनिक, उसमें 310 ट्रेनिंग प्रोग्राम और 2141 अवेयरनेस कैंप अब तक आयोजित किए जा चुके हैं। थैंक यू सर। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान गुलाम अली जी। शुक्रिया चेयरमैन सर, आपने मुझे सप्लीमेंट्री पूछने का मौका दिया। सर, मैं जम्मू कश्मीर से आता हूं और मैं देश के वज़ीर आज़म साहब का और वज़ीर कानून का, मैं जम्मू कश्मीर के लोग और हम सब मशकूर हैं कि पिछले 70 सालों में जिस तरह के हाई कोर्ट की जजेस की तादाद
820 से 1122 हुआ है। सर, शेड्यूल ट्राइब जजेस तो वहाँ हाई कोर्ट में मेरिट्स पे आए, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। इसके अलावा सर, जो सरकारें दिल्ली में रही हैं, शेड्यूल कास्ट जो वहाँ 7.5% टोटल पॉपुलेशन है, और शेड्यूल कास्ट जो जज है वो हाई कोर्ट में अभी तक नहीं पहुँचा है। मेरी माननीय मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश है कि क्या सरकार का कोई प्लान है जहाँ वो भी शेड्यूल कास्ट जज भी हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर में बनेगा? शुक्रिया। ऑनरेबल मिनिस्टर। धन्यवाद चेयरमैन सर। ये प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है, फिर भी माननीय सदस्य की जो भावना है उसके अनुरूप जो डेटा हमारे पास अब उपलब्ध हो रहा है, पहले तो हमारे पास इसका डेटा ही उपलब्ध नहीं था। कितने एससी के जज हैं, कितने एसटी के जज हैं, कितने ओबीसी के जज हैं, ये डेटा हमने नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद ही उपलब्ध करना शुरू किया है। जो इन्होंने जम्मू कश्मीर में कोई एससी का जज हाईकोर्ट जज बनेगा क्या, तो आपको भी पता है कि संबंधित हाईकोर्ट से कॉलेजियम के माध्यम से नाम आता है, फिर हमारे यहाँ उसका एक देखभाल और स्क्रूटनी होती है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाता है कॉलेजियम के पास। निश्चित रूप से हम हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको जो सदस्य की भावना है उनके अनुसार हम वैसे भी लिखते रहे हैं, पहले भी हमने लिखा है और आगे भी चूंकि आज चर्चा आई है तो हम निश्चित रूप से इनकी भावनाओं से चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर को अवगत भी कराएंगे। फिफ्थ सप्लीमेंट्री श्रीमती सुलादा देव। थैंक यू ऑनरेबल चेयरमैन सर। माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि ये जो वीर परिवार सहायता योजना 2025 है, ये बहुत अच्छी स्कीम अच्छी है, क्योंकि जहाँ पर सच में हमारे जो सैनिक रहते हैं वो बॉर्डर पे लड़ते हैं, फिर उनके घर का जो लॉ एंड ऑर्डर कभी कभी प्रॉब्लम होता है, उनके लिए कोई नहीं होता, वो लीगल एड देना चाहिए। मगर चिंताजनक बात ये है, जो सोल्जर्स बॉर्डर पर लड़ते लड़ते यंग एज में जो जवान हमारे शहीद हो जाते हैं और अगर वो शादीशुदा होते हैं, उनके जो जितने सारे बेनिफिट्स होते हैं डेथ के बाद में, वो सारे उनके पत्नियों को मिलती है। ये मिलना भी चाहिए, मगर क्या होता है ना, जो यंग पत्नियां होती है कभी कभी वो दूसरे जगह पर अपने दूसरा फैमिली भी बैठाती है, वो भी होना चाहिए। मगर ये क्या होता है ना, जो उनके जो पेरेंट्स रहते हैं, जो बुजुर्ग रहते हैं, उनके जो अनमैरिड भाई बहन रहते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, और वो एक ही नौजवान था जो वहाँ पर जवान था, उनके घर में जो रोजगार क्षम था, वो उनके डेथ के बाद में उनके परिवार में बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं। वो जो सारे पैसे और सारे बेनिफिट्स वो उनके मिसेस लेके जाते हैं, उनके चलते क्या ऐसा कानून बनाया गया है कि कुछ सहायता मिल सके। और ये जो वीर परिवार सहायता योजना जो ये है, उसमें कितने केसेस दायर हुए हैं, और ये सेंट्रली मॉनिटर हो सकता है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं। अगर सेंट्रली मॉनिटर ना हो तो फिर स्टेट में कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है। इसको शायद सेंट्रली मॉनिटर अगर ना किया गया हो तो करने की मेरी गुजारिश है। थैंक यू सो मच। ऑनरेबल मिनिस्टर। थैंक यू चेयरमैन सर। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया, उनके दो पार्ट हैं सर। एक पार्ट तो ये है कि वीर परिवार सहायता योजना में मॉनिटरिंग का सिस्टम क्या है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि हमने इसको नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है, और नेशनल लेवल पे भी एक कमेटी काम कर रही है, और 12 राज्यों में भी कमेटी काम कर रही है, और 269 डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी भी फंक्शनल है, काम कर रही है। तो मॉनिटरिंग की व्यवस्था पूरी है, ट्रेनिंग की व्यवस्था भी पूरी है। लगातार हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कोई केसेज आया उसमें सहायता मिली कि नहीं मिली, इसकी रिपोर्ट भी हम जिला सैनिक बोर्ड और राज्य सैनिक बोर्ड से लेते हैं। जो दूसरा प्रश्न किया वो इस प्रश्न से बिल्कुल ही संबंधित नहीं है। प्रश्न सेंसिटिव भी है, और सुप्रीम कोर्ट में इस विषय पे भी चर्चा हुई कि पहला अधिकार पत्नी को, उसके बाद माँ बाप को भी अधिकार मिले। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन भी है। धन्यवाद। नाउ क्वेश्चन नंबर 65 श्रीमान मदन रद्दौर जी।
धन्यवाद सभापति महोदय। 65 Honorable Minister. Honorable Chairman, sir, a statement is laid on the table of the House. First supplementary, Shriman मदन राठौर जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कॉन्फ्रेंस ई पॉलिटिकल क्लियरेंस सिस्टम क्या है और कॉन्फ्रेंस ई पॉलिटिकल क्लियरेंस सिस्टम के लिए कौन आवेदन कर सकता है? Honorable Minister. So the Conference e-clearance political system, sir, is another public service delivery initiative taken by the Ministry of External Affairs. So this is under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji, where the focus is on modernizing consular and citizen-centric services that can be provided by the ministry, sir. So this conference clearance system is a single window portal, sir, and it is an automated web-based application developed by our ministry in March 2025. And the objective is to streamline the process for granting political clearance to foreign nationals to attend or participate in conferences, seminars, workshops, sports events, or other events which are organized in our country by either our government, sir, or even by private bodies. So as far as the question is that who all can participate in this, so anybody who is holding a conference here in India, any organization, any educational institute, and they have invited foreign participants, so then they have to apply on an online portal, and the organization has to apply on an online portal, and the details of all the participants are given, and then all the information is sought from the coordination committee, from our territorial offices, and also from our missions abroad. And based on those that information, sir, clearances is given to the participants and to the organizers. Second supplementary, Shri Madan Rathore ji. धन्यवाद सभापति महोदय। क्या ये सही है कि कोई विदेशी आवेदक एक बार रजिस्ट्रेशन करवाने के पश्चात उसी अकाउंट से एकाधिक कॉन्फ्रेंसेज, इंटरनेशनल इवेंट्स कर सकता है, जबकि आवेदक का आईडी या उसी फ़ोन नंबर से दूसरी बार रजिस्ट्रेशन संभव नहीं है? यदि हाँ, तो सुरक्षा किस प्रकार संभव होगी, दुरुपयोग नहीं होगा? Honorable Minister. So the registration is a one-time process, and once an applicant is registered, एक बार उसने रजिस्टर कर लिया, तो सर जैसा कि आपने माननीय सदस्य जी ने पूछा है कि और भी कॉन्फ्रेंसेज में अगर वो आना चाहता है तो उसी रजिस्ट्रेशन के बल पर आ सकता है सर, मगर इसमें अपने सेफगार्ड्स भी हैं। शुरू में भी उस एप्लीकेंट का सारा क्लियरेंस केवल जब पूरी जानकारी के बाद ही उनको दिया जाता है सर, एंड बीच बीच में भी जब दोबारा भी रजिस्ट्रेशन होगा तो उनकी जानकारी प्राप्त की जाती है सर। रजिस्ट्रेशन एक प्रोसेस है, क्लियरेंस दूसरा प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन उसी नंबर पे कर सकते हैं, मगर अगर इस बीच में उस एप्लीकेंट के विरुद्ध कोई ऐसा रिपोर्ट आती है तो क्लियरेंस फिर मिलना अलग बात है। धन्यवाद। थर्ड सप्लीमेंट्री, डॉक्टर भीम सिंह जी। धन्यवाद महोदय। ये मामला राजनीतिक व्यक्तियों को क्लियरेंस देने के संबंध में है। माननीय मंत्री जी के उत्तर में कहा गया है कि 90% प्रतिनिधियों को मंजूरी दे दिए जाने के बाद भी पोर्टल पर पेंडिंग दिखाई पड़ता है। तो कंफ्यूजिंग है, इस कंफ्यूजन को दूर किया जाना चाहिए और रियल टाइम डैशबोर्ड पर टाइम सही दिखाई पड़े, इसके लिए प्रावधान करने की कोई योजना बना रहे हैं कि नहीं। इसी से दूसरा पहलू है जो उत्तर आया है, इसमें 4,809 आवेदन दिए गए, मंजूर किए गए 3,883, आंशिक रूप से मंजूर किए गए 407 और मामले जहां मंजूरी नहीं दी गई 100। हम ये जानना चाहते हैं कि आंशिक रूप से मंजूरी देने का क्या अभिप्राय है, आंशिक रूप से क्या हुआ, या तो होगा या नहीं होगा, और जो जहां 100 मामले जहां इन्होंने नहीं दिया है मंजूरी, उसके क्या कारण रहे? ऑनरेबल मिनिस्टर। So the members sought to know that why are they partially cleared applications
एंड जो 100 जो क्लियरेंस नहीं ग्रांट किए गए वो क्यों है सर? सर पार्शियल क्लियरेंस का मतलब ये होता है सर कि जब एक कोई भी Now the ऑर्गेनाइजेशन House stands adjourned to meet at 2 p.m.